Hello students, good evening. Welcome back to Evergreen Academy Higher Education. Today we are going to discuss a very interesting and very basic topic which is atomic size, atomic radius. ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये बीएससी पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज को वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, कैसे वेरी करती है एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में जब हम किसी पीरियड में हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम किसी ग्रुप में वर्टिकली टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। और आज के ही सेशन में हम ये भी जानेंगे कि एटॉमिक साइज का डिटर्मिनेशन हम किन किन तरीके से कर सकते हैं और एक एटॉमिक साइज या किसी एटम की साइज डिफिकल्ट क्यों है मेजरमेंट करना, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे, इसी से एक कोरिलेटेड टॉपिक है आयनिक साइज, और आयनिक साइज से रिलेटेड क्वेश्चंस, आयनिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करके कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बड़ा बेसिक लेक्चर है और मुझे लगता है कि ये सारे बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज। जब भी हम बात करेंगे किसी एटम के साइज की तो हम एटम को स्फेरिकल मानेंगे, और एक पार्टिकुलर एक एटम की बात होगी तो आइसोलेटेड भी लेना पड़ेगा। डेट मीन्स बिलगित, एक एटम मतलब आइसोलेटेड जो बाइंडिंग स्टेट में ना हो। दूसरी चीज स्फेरिकल हो, गोलाकार हो। अगर एटम को हम स्फेरिकल मानेंगे तो हम उसकी डिफिनीशन पहले देख ले रहे हैं, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर एटम स्फेरिकल नहीं है तो, और यू ऑल ऑफ नो वेरिएबल अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम स्फेरिकल तो होता नहीं, ऐसा तो माना नहीं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने कहा भाई एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती और इलेक्ट्रॉन वेव नेचर की तरह बिहेव करता है, वेव नेचर शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन जहां जहां तक रहता है न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस तक, वही उस एटम की बाउंड्री मानी जा सकती है। ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर एटम स्फेरिकल है, अगर एटम स्फेयर में है तो उसकी डिफिनीशन क्या होगी एटॉमिक साइज की। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैथमेटिक्स में रेडियस क्या होता है, तो आप तुरंत बताओगे कि मैथमेटिक्स में रेडियस वही होता है कि किसी सेंटर से और उस स्फेयर के बॉर्डर तक की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस। ठीक, जैसे अगर हम कहें कि एक स्फेयर है मैथमेटिक्स में और ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर, इसी को हम बोलते हैं रेडियस। ये हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो एटम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ वी कैन से, हम कह सकते हैं या हम कह रहे हैं इफ एटम इज स्फेरिकल, अगर एटम स्फेरिकल है तो अगर एटम भी स्फेरिकल है तो यू ऑल ऑफ नो वेरिएबल अबाउट एटम, के एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है और एटम में ढेर सारे सेल होते हैं। तो अगर एटम गोल है और एटम में ढेर सारे सेल अरेंज हैं तो एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल, डेट मीन्स वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलेंगे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। सर समझ में नहीं आया, बताइए। बेटा ये रेडियस जो मैंने बताई ये तो मैंने मैथमेटिक्स के फॉर्म में बताई। अब हम क्योंकि पार्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं और एटम अगर गोल हो तो आप सभी को पता है बीच में होता है न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, तो किसी न्यूक्लियस है और इसमें हमारे ये सेल है, ठीक है, और ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस, सर ये वैलेंस सेल क्या होता है, ये जो बाहरी सेल है इसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, इसी को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो बहुत सिंपली डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि अगर एटम स्फेरिकल है तो किसी एटम के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस सेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, एटॉमिक रेडियस होगी। ठीक है, एटॉमिक साइज होगी। लेकिन कब, याद रखना कि जब ये एटम स्फेरिकल हो तब। ठीक है, कभी भी एटॉमिक रेडियस जब हम निकालते हैं तो हम किसके लिए निकालेंगे, आइसोलेटेड एटम के लिए। किसके लिए निकालेंगे, आइसोलेटेड एटम, है ना, फॉर एन आइसोलेटेड एटम। तो जब हमको डिफिनीशन बतानी होगी तो हम क्या बताएंगे, आइए लिखते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ कि फॉर एन आइसोलेटेड एटम, फॉर एन आइसोलेटेड एटम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, इसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, इज कॉल्ड
एटॉमिक साइज। बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बहुत आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं कि किसी भी एटम के लिए एक आइसोलेटेड स्टेट में जो एटम है अगर वो गोल है तो उसके न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल तक की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, एटॉमिक साइज होगी, एटॉमिक रेडियस होगी। लेकिन ये बात हमेशा आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन हम तब कह सकते हैं जब एटम स्फेरिकल माना जाए तब। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये डिफिनीशन क्यों नहीं सही है या क्यों आगे चल के हम कहते हैं कि इस डिफिनीशन को चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बिल्कुल, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी पार्टिकुलर एटम की रेडियस का मेजरमेंट करने की तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बिकॉज यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल कि आइसोलेटेड एटम या एक सिंगल एटम बेटा कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा एटम होता है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बाइंडिंग स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो जब एक एटम आइसोलेटेड होता ही नहीं जल्दी तो उसका रेडियस मेजरमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, दूसरी चीज, एटम की बाउंड्री फिक्स होती नहीं, यहां पे बाउंड्री फिक्स माननी पड़ेगी। अगर हमको ये डिफिनीशन देनी है तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज है जो किसी एटम के साइज के मेजरमेंट में हमारे सामने आती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर भेज देते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज है जो किसी एटम के रेडियस मेजरमेंट में हम लोगों को जिसका सामना करना पड़ेगा। चलिए, तो अगर हम बात करें डिफिकल्टीज की, डिफिकल्टीज समस्याएं, वो कौन कौन सी समस्या है? समस्या पहली यही है कि एटम हैज नॉट फिक्स बाउंड्री, है ना। किसी भी एटम की जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है। एटम हैज नॉट फिक्स बाउंड्री। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बताया भैया कि जो एटम की बाउंड्री है वो फिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना। एटम हैज नॉट फिक्स बाउंड्री, है ना। एटम के पास फिक्स बाउंड्री नहीं है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने ये बात कही। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने ये भी बात कही कि जो एक न्यूक्लियस है वहाँ से बहुत अधिक दूरी पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो वहाँ तक, हम वहाँ तक बात करेंगे जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। दूसरी चीज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमको ये बात भी पता है कि इलेक्ट्रॉन फॉलोज वेव नेचर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा तो बाउंड्री फिक्स थोड़ी ना होगी। वेव तो ऐसे 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 चलती है, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे 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 चलेगा, तो फिर बाउंड्री फिक्स ही नहीं होगी। ठीक, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वेव नेचर को सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन के। अच्छा, इसका मतलब सबसे बड़ी समस्या ये आई कि पहली चीज तो एटम गोल नहीं होता, तो जब गोल नहीं होता तो डिफिनीशन ही गलत हो गई। इन्होंने कहा कि एटम हैज नॉट फिक्स बाउंड्री, एटम के पास कोई फिक्स बाउंड्री होती ही नहीं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फॉलोज वेव नेचर। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन भैया वेव नेचर को फॉलो करता है, और वेव आपको पता ही है कैसे मूवमेंट करती है। इसका मतलब कि इन्होंने ये बात बहुत अच्छे से क्लेरिफाई की कि नो फिक्स बाउंड्री, और जब बाउंड्री ही नहीं फिक्स है तो डिफिनीशन कैसी? अच्छा सर, और क्या समस्या आई? फाइंडिंग एन आइसोलेटेड एटम आर वेरी डिफिकल्ट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो, मैं या तो थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं एक मिनट, ठीक, चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फाइंडिंग एन isolated atom is very difficult। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि एक आइसोलेटेड एटम पाना ही मुश्किल है, बिकॉज एटम एग्जिस्ट एज कंबाइंड स्टेट, बाइंडिंग स्टेट। ठीक है सर, ये चीजें हैं। तो ये समस्याएं थी जिसकी वजह से किसी पार्टिकुलर एक एटम की जो आइसोलेटेड स्टेट में हो हम उसकी साइज का मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब ये तो हम डिस्कस करेंगे ही कि फिर कैसे कर सकते हैं। चलिए, चौथा पॉइंट ये था कि जब एटम बाइंडिंग स्टेट में होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, है ना, इन बाइंडिंग स्टेट इट्स साइज आल्सो कैन बी चेंज।
एक ये भी समस्या थी कि अगर हम एक बार इसके एटॉमिक साइज को निकाल लें, और एटम पहली बात तो भाई एग्जिस्ट करता ही नहीं फ्री स्टेट में, अगर वो बाइंडिंग स्टेट में है तो इसकी जो रेडियस है वो वहाँ चेंज भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा किस बॉन्ड से वो कनेक्टेड है, कोवलेंट बॉन्ड में कनेक्टेड है, वैन डर वाल बॉन्ड में कनेक्टेड है, मेटालिक बॉन्ड में कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें भी हमारे साथ समस्या खड़ी कर रही थी। तो बेसिकली हमने समरी में अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ तो हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। हमने बोला कि अगर एटम स्फेरिकल है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को सपोर्ट करता है, एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, ऐसे में एक नई डिफिनीशन जनरेट कर सकते हैं। अभी हम उस डिफिनीशन तक पहुंचेंगे, लेकिन एटॉमिक रेडियस के मार्ग में वो कौन कौन सी समस्याएं हैं निकालने में जो हमको तकलीफें आ रही हैं। सबसे पहली तकलीफ तो भैया यही है कि एक आइसोलेटेड एटम पाना मुश्किल है। दूसरी बात, एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। तीसरी बात ये कि एटम बाइंडिंग स्टेट में, और बाइंडिंग स्टेट में एटम की साइज चेंज हो सकती है। यही चीजें हमने डिस्कस की। चलिए, ये हो गया क्या क्या समस्या आ रही है और इसकी एक्चुअल डिफिनीशन क्या होगी, वहां तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, उसको जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि एटॉमिक साइज का डिटर्मिनेशन एग्जैक्टली हम कैसे करते हैं। और डिफिनीशन भी आपको देना जरूरी है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अगर कहता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है ये तो ठीक है अपनी जगह है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे 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 मूवमेंट कर रहा है, ये गोल तो होगा नहीं। ठीक है, आपने बताया सर कि नो फिक्स बाउंड्री, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो क्या डिफिनीशन अब दें एटॉमिक रेडियस के लिए? तो अगर मेरे अकॉर्डिंग अब एक एटॉमिक रेडियस की डिफिनीशन देनी हो, पहली चीज तो बाइंडिंग स्टेट और आइसोलेटेड स्टेट की बात को मैं छोड़ के डिफिनीशन बताऊं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से उस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से उस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस जहां तक न्यूक्लियस का प्रभाव काम करे, जहां तक न्यूक्लियर अट्रैक्शन काम करे, व्हिच इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। लेकिन अभी हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि एटम आइसोलेटेड है कि बाइंडिंग स्टेट में है। बस हम इतना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस between nucleus to last electron which affect by the nucleus, कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस से उस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस जहां तक न्यूक्लियर का प्रभाव काम कर रहा हो उसे हम कह सकते हैं, वहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि हमारे पास एक खुले मैदान में क्लासरूम चल रहा है, तो मैं कहूंगा कि इस क्लासरूम की साइज वो मानी जाएगी जिस लास्ट बच्चे तक मेरी बात पहुंच रही है, और जो लास्ट बच्चा मेरी क्लास को अटेंड कर रहा है तो मुझसे और उस लास्ट बच्चे तक की जो डिस्टेंस होगी वही हमारे क्लास की साइज मानी जाएगी। ये मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे एक क्लासरूम होता है जहां की बाउंड्री फिक्स होती है, जैसे हम जिस कमरे में पढ़ा रहे हैं यहाँ की बाउंड्री फिक्स है, तब तो क्लियर है भाई कि इसकी साइज कितनी है, क्लासरूम की साइज कितनी है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर हम किसी ग्राउंड में क्लास चला रहे हो और इस ग्राउंड में टीचर पढ़ा रहा है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं कहूँ कि क्लास की साइज कितनी है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं कि उस टीचर से उस लास्ट इलेक्ट्रॉन, उस लास्ट बच्चे तक की डिस्टेंस जहां तक उस टीचर का प्रभाव काम कर रहा है, जहां तक वो लास्ट बच्चा कंसंट्रेट होकर किसी अध्यापक से पढ़ पा रहा है, वही साइज क्लासरूम की साइज होगी। ठीक उसी प्रकार हम एटॉमिक साइज को डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू लास्ट इलेक्ट्रॉन which affect by the nucleus is called atomic size। वही बात हमने बोली, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू लास्ट इलेक्ट्रॉन which affect by the nucleus is called atomic size। उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं। ठीक है, कब, जब एटम की बाउंड्री फिक्स ना माने तब, और एटम आइसोलेटेड है कि बाइंडेड स्टेट में है, ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ी सी बात हम और जानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो एक्चुअल में हमको कैसे पता चलेगी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज कैन बी यूज्ड, है ना। डिटर्मिनेशन के लिए हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। कौन कौन से मेथड हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज, determination of atomic size can be done by एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी हम बता सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके भी हम किसी पार्टिकुलर एटम की साइज बता सकते हैं, एटॉमिक साइज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला,
कि डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज कैन बी डन बाय एक्स रे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि एटम कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं भैया, एटम बहुत छोटी चीज़ है और जो कि हमको जनरली दिखाई भी नहीं देती, हम देख के भी नहीं बता सकते कि एक एटम है। तो एटम की जो साइज है वो किस यूनिट में निकाली जाएगी या किस यूनिट में लिखी जाती है? तो जनरली जो आपके एटम की साइज है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो या तो एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट की जाती है या तो पिकोमीटर में। मैंने क्या बताया? एटॉमिक साइज कैन बी कैलकुलेटेड इन पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। एक और है, कभी कभी नैनोमीटर में भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये 3 यूनिट हैं जिनमें हम एटॉमिक साइज का मेजरमेंट करते हैं या वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ तक हमने ये जाना कि एटॉमिक साइज क्या होती है। अब हम ये जानेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता नहीं, एटम बाइंडिंग स्टेट में है। तो बाइंडिंग स्टेट में कैसे कैसे हम एटॉमिक साइज का मेजरमेंट कर सकते हैं। एटॉमिक साइज का मेजरमेंट करने के लिए हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि वो जो एटम है जो बाइंडिंग स्टेट में है वो किस प्रकार के बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बेसिकली अगर हम बात करें डिटर्मिनेशन के तरीके की, तो 3 तरीके से थ्योरेटिकली जिनको हम यूज कर सकते हैं एटॉमिक साइज के मेजरमेंट में। आइए डिस्कस करते हैं वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें एटॉमिक साइज डिटर्मिनेशन के 3 तरीके कौन कौन से हैं, तो पहला तरीका हमारा है कोवेलेंट रेडियस के फॉर्म में। कोवेलेंट रेडियस के फॉर्म में, यानी कि हम अगर कोवेलेंट रेडियस निकाल लें तो किसी एटम की पार्टिकुलर रेडियस हम बता सकते हैं। दूसरा है वांडर वाल रेडियस, वांडर वाल रेडियस। ठीक है, तीसरा है हमारा मेटॉलिक रेडियस। इन 3 तरीकों का यूज करके हम किसी भी एटम का रेडियस मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट तो एक्सरे डिफ्रैक्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, मेटालिक रेडियस को ही हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल रेडियस भी कहते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। जैसे जैसे आपको बता रहा हूं ऐसे ऐसे ही आपको नोट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोवेलेंट रेडियस। अब देखिए, 2 एटम जो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हों तो उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो आएगी उसको अगर हम हाफ कर दें तो कोवेलेंट रेडियस इजीली डिटरमाइन हो जाएगी। सर मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, कोवेलेंट रेडियस हम वहाँ निकालते हैं जहाँ पे जो 2 एटम है वो कोवेलेंटली एक दूसरे से अटैच्ड हो। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें थोड़ा सा, जैसे हमको H2 का निकालना हो, O2 का निकालना हो, N2 का निकालना हो, तो इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो कंटेन करते हैं उन एटम का हम कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, बेसिकली ओवरलैपिंग होती है। बीबीटी यही बताती है कि ओवरलैपिंग के द्वारा ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 2 एटम है, एक एटम हमारा ये है और फिर से हम एक एटम और लेते हैं, एक एटम हमारा ये, 1 मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुकिए मैं इसको सही करता हूं। देखिएगा, अगर हमारे पास ये एक एटम है और हम क्या करते हैं, एक और एटम बनाते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग से ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये बड़ा छोटा दिख रहा होगा बट बनेगा ये एकदम एग्जैक्ट। और मान लीजिए कि ये H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये एक H एटम है और ये एक H एटम है, ये एक दूसरे से ओवरलैप किया। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो इस दोनों न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, अगर इसी को हम हाफ कर दें तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं R = D/2, ये आप सभी जानते हैं। तो अगर हमको रेडियस निकालना हुआ तो हम इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दें तो रेडियस बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे अगर हम कहें कि इन दोनों एटम के बीच, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ये 20 पिकोमीटर है। अगर हम कहें, ऐसा जरूरी नहीं कि 20 ही हो, तो रेडियस यहाँ पे क्या आएगी, देखिए कितनी आसानी से हम लिख सकते हैं, 20/2 यानी 10 पिकोमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी किसी एक पार्टिकुलर एटम की। तो बाय यूजिंग कोवेलेंट बॉन्ड, बाय यूजिंग कोवेलेंट रेडियस वी कैन इजीली डिटरमाइन रेडियस ऑफ दोज एटम व्हिच कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रेडियस का तरीका वहीं सक्सेस होगा जहां पे वो दोनों एटम कोवेलेंटली एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब यहाँ से अगर हमको डिफाइन करना हुआ कि सर डिफिनीशन क्या होगी कोवेलेंट रेडियस की, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस which are bonded with covalent bond
हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, आधी डिस्टेंस उन दोनों न्यूक्लियस की जो एक दूसरे से एटम कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हों, उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। ये दो एटम हैं, ये एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। कौन से बॉन्ड द्वारा? कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हम आधा कर दें तो एक एटम के डिस्टेंस, एक एटम की साइज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अगर लिखना चाहें कि कोवेलेंट रेडियस की क्या डिफिनीशन होगी, या कोवेलेंट रेडियस, हाँ बिल्कुल, तो हम लिख सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो जो हमारी डिस्टेंस या रेडियस आएगी वही हमारी कोवेलेंट रेडियस होगी। दैट मीन्स वी कैन इजीली से दैट कि इफ टू एटम आर कंबाइंड विथ कोवेलेंट बॉन्ड देन हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस या हाफ डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की अगर हम हाफ कर दें इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, तो कोवेलेंट रेडियस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यदि कोई एटम किसी दूसरे एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो उन दोनों एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है, उन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें तो कोवेलेंट रेडियस बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वान डेर वाल रेडियस। अच्छा, कोवेलेंट रेडियस में आप ये भी सोच सकते हैं कि सर ये कोवेलेंट रेडियस कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ इस रेडियस का हम यूज करके बता सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जहाँ जहाँ एटम एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, वहीं पर हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं दूसरा वान डेर वाल रेडियस। डिस्कस करेंगे वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस कैसे मेजरमेंट करेंगे? वान डेर वाल रेडियस सबसे पहले कहाँ यूज होती है? वान डेर वाल रेडियस का यूज हम करते हैं नोबेल गैस के साइज के डिटर्मिनेशन में। जब नोबेल सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होती है तो हम वान डेर वाल रेडियस लगाकर इनकी साइज बता सकते हैं। डेट मीन्स अगर हमसे कोई पूछे इस रेडियस का यूज कहाँ करते हैं, तो इस रेडियस का यूज हम लोग करेंगे नोबेल गैस जो एलिमेंट्स होते हैं नोबेल गैसेस में, और जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वैलेंस होते हैं। उनके बीच में कोई बॉन्ड तो एक्चुअल में होता नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि नोबेल गैस के आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फुल फिल्ड होते हैं, तो वो कोवेलेंट आयनिक कोऑर्डिनेट जैसा कोई सीन दिखाते नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे से वैलेंस होते हैं। वो जो वैलेंसिंग करता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसे हम वान डेर वाल फोर्स बोल सकते हैं। तो नोबेल गैस की अगर हम बात करें, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, तो इन सभी के साइज डिटर्मिनेशन के लिए जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो हम कौन सा रेडियस यूज करते हैं? वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस के लिए वान डेर वाल बॉन्ड कोई बॉन्ड तो होता नहीं, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो दो एटम के बीच में लगता है। जैसे मान लो कि ये बॉन्डेड स्टेट में है, ये कोई बॉन्ड बनाए हैं एटम है, और इन्हीं से थोड़ी दूर पे कोई और दो एटम है, ये है। तो जब बात करेंगे हम वान डेर वाल रेडियस की, तो वान डेर वाल फोर्स इनके बीच में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वान डेर वाल फोर्स में कोई बॉन्ड तो होता नहीं, ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करते हैं जो कि कोई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये हमारे वान डेर वाल फोर्स द्वारा कनेक्टेड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको अगर हम हाफ कर दें तो हम वान डेर वाल रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये वान डेर वाल बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड है, वान डेर वाल फोर्स द्वारा, बॉन्ड तो वो होता नहीं है, बॉन्डेड होते हैं, कनेक्टेड है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम कहें 40 पिकोमीटर है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम कहें कि इस एटम की रेडियस कितनी है, तो दो एटम जो वान डेर वाल फोर्स द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उन वान डेर वाल फोर्स के द्वारा कनेक्टेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है उसको हम हाफ कर दें तो हमारा वान डेर वाल रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर ये 40 पिकोमीटर है दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी, तो हमारा जो VR है वान डेर वाल रेडियस है वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन 2। और डिस्टेंस किसके किसके बीच की बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। मैं थोड़ा साफ से लिख दूं, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, और वो दोनों न्यूक्लियस जो किसके द्वारा कनेक्टेड हो? जो वान डेर वाल फोर्स द्वारा जुड़े हों।
किस द्वारा जुड़े हों, वान डर वाल फोर्स द्वारा जो कनेक्टेड हों। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 14/2 इज इक्वल टू 20 पिकोमीटर। कहने का मतलब ये है कि वान डर वाल रेडियस का यूज हम नोबेल गैस के डिटर्मिनेशन में करते हैं साइज के। दूसरी चीज, वान डर वाल बॉन्ड क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा अरेंज किया होता है दो एटम को, तो ये कोई बॉन्ड तो होता नहीं, डेट मीन्स इसकी जो डिस्टेंस होती है दोनों न्यूक्लियस के बीच की वो ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कोवेलेंट रेडियस। तो यहां से अगर हमको डिफिनीशन देनी हो कि सर ये वान डर वाल रेडियस कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस व्हिच आर बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which balance them। दो ऐसे एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी की हाफ डिस्टेंस जो एक दूसरे से वान डर वाल फोर्स द्वारा कनेक्टेड हो, और वान डर वाल फोर्स कोई फोर्स तो होता नहीं, कोई बॉन्ड तो होता नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो दो एटम को बैलेंस करने के लिए लगा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस which are balanced या which are balanced by electrostatic force or van der Waal force is called van der Waal radius। इसकी डेफिनेशन हम, अगर आप बोलोगे सर लिख दीजिए तो मैं बिल्कुल लिख दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आइए लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए हम इसको, एक मिनट भैया ये तो गड़बड़ हो गया, रुकिए, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं और फिर आपको डिफिनीशन भी लिख के दिखा देते हैं और ये भी देखेंगे कि वान डर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में बड़ा कौन है। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस which are वैलेंस, यहाँ बॉन्डेड नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये कोई बॉन्ड बनाता ही नहीं, which are balanced by, है ना, which are balanced by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बैलेंस हो, या वान डर वाल फोर्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा कि दो एटम जो वान डर वाल फोर्स से एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दे तो वान डर वाल रेडियस निकल सकती है। अब अगर यहीं पर हम थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहें कि एटॉमिक रेडियस के लिए दो तरीका हमने पढ़ा, एक कोवेलेंट रेडियस का तरीका, कोवेलेंट रेडियस के थ्रू हम एटॉमिक रेडियस बता सकते हैं, एक वान डर वाल रेडियस के थ्रू बता सकते हैं। इन दोनों में डिस्टेंस ज्यादा किसकी थी, कौन सी रेडियस बड़ी होगी, तो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में तो ओवरलैपिंग होती थी, लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं वान डर वाल रेडियस में तो कोई बॉन्ड होता नहीं, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो बिना किसी रॉकेट साइंस के दिमाग लगा के कि वान डर वाल रेडियस हमेशा बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से, ठीक है। वान डर वाल रेडियस हमेशा बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, थर्ड टाइप रेडियस व्हिच इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेटालिक रेडियस की, कि भाई ये मेटालिक रेडियस क्या होती है और इसका यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, मेटालिक रेडियस का यूज हम करते हैं किसी मेटल के जिनमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाए उन एटम्स के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें मेटालिक बॉन्ड की तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन दो एटम के बीच में मेटल बॉन्डिंग पाई जाती हो, मेटालिक बॉन्ड पाई जाती हो, उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस अगर हम उसको हाफ कर दें तो किसी एक पार्टिकुलर एटम की रेडियस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एज बी नो वेरी वेल, मेटालिक बॉन्ड में होता क्या है, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिलोकलाइज होते हैं क्लाउड के फॉर्म में, और पॉजिटिव चार्ज हमारा फिक्स होता है। जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन हमारे डिलोकलाइज हो रहे हैं। डेट मीन्स हम देखते हैं कि मेटालिक बॉन्ड जो होता है, जैसे मेटालिक बॉन्ड सोडियम में दिखाया गया है, इसके बीच के जो न्यूक्लियस हैं, जो प्रोटॉन हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ठीक ठाक। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कोवेलेंट रेडियस से थोड़ा बड़े होंगे लेकिन वान डर वाल रेडियस से थोड़ा छोटे ही होंगे। तो अगर इसको हमको डिफिनीशन देना हो कि मेटालिक रेडियस क्या होते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, हाफ डिस्टेंस बिटवीन, रुको मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी, हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस which are bonded with metallic bond, which are bonded with metallic bond, जो मेटालिक बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधे हों या जुड़े हों। तो मेटालिक बॉन्ड बनाए हुए दो एटम के बीच के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी उसको अगर हम आधा कर दें तो हमारा मेटालिक रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि mr इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। फार्मूला सबका सेम होगा, फार्मूला सबका सेम होगा, बस हमको एक लाइन चेंज करनी है।
वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा कर दें तो कोवेलेंट रेडियस। अगर वान डर वाल बॉन्ड बनाया है, वान डर वाल फोर्स द्वारा जुड़ा है, तो उनके बीच के दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी को आधा कर दे तो वान डर वाल रेडियस। और अगर मेटालिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, उनके बीच के न्यूक्लियस जो हैं उनकी बीच की दूरी को आधा कर दे तो मेटालिक रेडियस। ऐसे में अगर हम थोड़ा सा जोर डालें इस बात को जानने में कि कौन सी रेडियस बड़ी होती है, क्योंकि वान डर वाल में एटम दूर दूर होते हैं, मेटालिक बॉन्ड में फिर भी एटम कुछ नजदीक ही, हालांकि ओवरलैपिंग जैसा कोई यहाँ कॉन्सेप्ट होता नहीं, वो तो कोवेलेंट रेडियस में होता है। तो अगर हम यहाँ से एक ऑर्डर जनरेट करना चाहें, तो अगर हम यहाँ से ऑर्डर लिखना चाहें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सब आपको एग्जाम में देना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस है ना, तीनों ऑर्डर बताना है। तो सबसे बड़ा वान डर वाल रेडियस होगा, उसके बाद MR मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा CR डेट मीन्स कोवेलेंट रेडियस। तो ये ऑर्डर है, आपने इजीली देखा। तो यहाँ से 3 तरीके देखे डिटर्मिनेशन के कि अगर एटम बॉन्डेड स्टेट में है तो हम किसी पर्टिकुलर एटम की साइज बता सकते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करके। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। जैसे ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सब एटम, इन सब एलिमेंट्स की अगर हमको साइज डिटरमाइन करनी हो तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमने ये भी जान लिया कि रेडियस मेजरमेंट के बॉन्डिंग स्टेट में 3 तरीके कौन कौन से हैं। अब बात आती है कि भाई क्या वेरिएशन है ग्रुप में, क्या वेरिएशन है पीरियड में। ये अगर हम जान लें तो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, वेरिएशन इन, सबसे पहले हम इन ग्रुप बात करते हैं, वेरिएशन इन ग्रुप। ठीक है, एटॉमिक साइज का क्या वेरिएशन है पार्टिकुलर ग्रुप में। ग्रुप क्या होते हैं भाई, पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं वर्टिकल कॉलम में तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप की हम बात कर लें, जैसे हम ग्रुप नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में हमारा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये हमारा है। ठीक है, अब अगर हम इनके साइज में क्या वेरिएशन है ये जानना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, 3, 11, 37। चलिए, अब हम अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, चाहे जिस तरीके से, अगर हम ऐसे लिखें लिथियम का 1s2 2s1, ठीक है, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका लिखें तो 1s2 2s2 2p 6 and 3s1, इसका लिखें तो 1s2 2s2 2p6 and 3s2 3p6 and 4s1, और इसका लिखें तो यहाँ तक पूरा जाएगा और लास्ट में आएगा 5s1। बेसिकली हमको ये समझना है कि यहाँ पे जब हम लिथियम की बात कर रहे थे तो लिथियम में केवल 2 सेल थे। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ सेल की, नंबर ऑफ सेल की। लिथियम में कितने सेल थे, बस 2 सेल थे। ठीक है, वहीं पर बात करें सोडियम में तो ये 1 सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल इंट्रोड्यूस हुआ। सोडियम में 3 सेल थे। और वहीं पर अगर हम बात करें पोटेशियम की, ये 1 सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल, यानी 4 सेल थे। वहीं पर बात करें पोटेशियम में तो 5s1, दैट मीन्स 5वां सेल। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि सेल हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे किसी एटम में, जैसे हम कहेंगे हमारा न्यूक्लियस 1 सेल तो इतना बड़ा, 2 सेल इतना बड़ा, 3 इतना बड़ा, 4 इतना बड़ा, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी बढ़ती है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि इन ग्रुप ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, on going top to bottom in a group, atomic size will be increases, atomic size will be increases due to increasing number of cell। क्योंकि नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है इसलिए एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है इसलिए एटम की साइज बढ़ेगी, क्योंकि जब कमरों की संख्या बढ़ेगी तो घर का आकार भी तो बढ़ेगा। ओके सर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम कोई और पार्टिकुलर ग्रुप ले लें, आप कह सकते हैं कि सर ग्रुप नंबर 2 की बात कर लीजिए। बिल्कुल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम, बारियम, रेडियम, ठीक, हमने ये भी ले लिया। तो इसमें भी होगा क्या कि जब हम बेरिलियम की बात करेंगे, ठीक है, आप चाहे तो एटॉमिक नंबर भी सबका लिख सकते हैं, इसका 2, इसका 12, ठीक है, इसका 20,
इसका बेटा 38 आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अब यहीं तक भी देख सकते हैं ट्रेंड। तो यहाँ पे हमारा 2 सेल था, 1 2, तो इतनी बड़ी साइज़। यहाँ पे 3 सेल आ गया और बड़ी साइज़। यहाँ पे 4 सेल आ गया तो और बड़ी साइज़। यहाँ पे 5 सेल आएगा तो और बड़ी साइज़। तो जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहे हैं, इसलिए एटॉमिक साइज भी बढ़ रही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये तो केस हो गया हमारा बेटा एटम का, एटॉमिक रेडियस का इन द केस ऑफ ग्रुप। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पीरियड। अब हम बात करेंगे कि किसी पार्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कैसे वेरी करती है। तो सबसे पहले बता दूं आपको, मैं लिख दे रहा हूं फिर समझा दे रहा हूं कैसे। ये पहले हम लोग समझते हैं तब लिखते हैं, जरूर नहीं है। अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड की, अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड की, सेकेंड पीरियड में हमारा है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन की बात नहीं करेंगे, नियॉन तो वंडर वाल रेडियस शो करता है, ठीक है सर। तो आइए सबका हम पहले क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक। 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। हमने यहाँ पे ये चीज़ें लिख दी। अब बिकॉज आप सभी जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ 2 प्रोटॉन, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्योंकि सेल तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट। आप बोलोगे कैसे, देखो इसका लिखें बोहर के रूल से 2 और 1, इसका लिखें तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका लिखें 2 और 3, इसका लिखें तो 2 और 4 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका लिखें तो 2 और 5 होगा, इसका लिखें तो 2 और 6 होगा, इसका लिखें तो 2 और 7 होगा। यानी कि अगर हम EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नजर डालें तो नंबर ऑफ सेल सब में सेम है। 2 सेल यहाँ पे, 2 सेल यहाँ पे, 2 सेल यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। That means अगर हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ सेल है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ सेल से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, अब नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है तो आप सभी जानते हो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन की वजह से ही तो होता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज करता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, और अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो जो साइज है वो घटेगी। बिल्कुल सर। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आई एम गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड बिकॉज नंबर ऑफ सेल विल बी कांस्टेंट बट एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इंक्रीजेज, हेंस न्यूक्लियर चार्ज आल्सो विल बी इंक्रीजेज। तो यहां से हम ये कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए बेटा किसी पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है। तो अगर हमको साइज का ऑर्डर लिखना होगा तो लिथियम का सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम का, फिर बोरान का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। नियोन की बात मत करना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ सेल विल बी कांस्टेंट एंड न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा यानी साइज को दबोच लेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए साइज उसकी सिकुड़ जाएगी और कम हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे अबाउट एटॉमिक रेडियस। आज के सेशन में हमने जाना कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किन किन मेथड से डिटर्मिनेशन करते हैं, इनकी यूनिट क्या होती है, किसमें हम निकालते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कैसे कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, मेटॉलिक रेडियस हम निकालते हैं, और हमने ये भी देखा कि कितनी आसानी से वेरिएशन हमने पढ़ा कि क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज का हुआ डिटेल। इसी सेशन में आगे हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, आयनिक साइज क्या होती है, और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो साल में आपके पूछे गए हैं उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक